ये प्रधानमंत्री बने, लोगों के बीच में खुशी की लहर आएगी। साहब अब अच्छे दिन वाकई आ जाएंगे, विदेशों से काला धन आ जाएगा, सब ताकते रहेगी। साहब अकाउंट में 15 लाख आ जाएंगे, अब आएंगे अब आएंगे। अब 8 साल हो गए। 15 दिसंबर को ये तमाम जो आंदोलन के ये सारी चीज़ें ख़त्म हुई, किसान अपने अपने घर को रवाना हो गया और ये तय हुआ कि 15 जनवरी को संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक होगी और तब तक शायद सरकार समाधान निकाल लेगी। सरकार की कान पे जूं नहीं रहेगी। सरकार ने कुछ नहीं किया, सरकार चुनावी मोड पे आ गई। तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है ये भी चुनावी जुमला था, क्योंकि मोदी जी पिछले 7 से 8 साल में हर बात को अपनी प्रतिष्ठा से जोड़ देते हैं। नोटबंदी गलत फैसला था, लेकिन प्रतिष्ठा का प्रश्न था तो वो वापस नहीं लिया गया। जीएसटी गलत फैसला था, वही बात वही प्रतिष्ठा मोदी जी की दांव पे लग गई तो वापस नहीं ली गई। हजारों छोटी बड़ी कंपनियां बंद हो चुकी हैं। एनआरसी सीए का तो आपको मालूम ही है साहब, वो भी इनकी प्रतिष्ठा का विषय है, तो उस पर भी मामला ठंडे बस्ते में है। अभिवादन स्वीकार करें, मैं अशरफ सैयद और आप देख रहे हैं जनदर्शन न्यूज़। उत्तर प्रदेश की सरजमी सियासत के लिए मशहूर रही है। उत्तर प्रदेश से ही दिल्ली का द्वार खुलता है और कहते हैं यहाँ जो सीटें जीत के सत्ता जिसकी होती है वही केंद्र में सरकार बनाता है। इस वक्त उत्तर प्रदेश में संगदान हो चुका है, चुनावी बिगुल बच चुका है। सारी पार्टियाँ इस वक्त वोटरों को रिझाने का प्रयास कर रही हैं। बात अगर की जाए तो समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कल करहल से नामांकन किया। उनके खिलाफ केंद्रीय मंत्री बघेल को उतारा गया है, जो कि मुलायम सिंह यादव के सुरक्षा अधिकारी भी रहे हैं। वहीं योगी आदित्यनाथ की बात की जाए तो उन्होंने कहा कि हम मई जून में यानी गुंडागर्दी जो चल रही है उसमें कूल करके यानी शिमला बना देते हैं। वहीं आज जयंत चौधरी ने इसका जवाब भी दिया और जयंत चौधरी ने कहा कि हम आने वाले दिनों में सरकार आएगी तो चर्बी ढीली कर देंगे। कह सकते हैं नेताओं की बदजुबानी भी ज़्यादा है और शब्दों का जो चयन है उसमें लोग पिघलते जा रहे हैं यानी बिखरते जा रहे हैं। हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर रमेश यादव जी, जो कि बड़े राजनीतिज्ञ हैं, अच्छी समझ रखते हैं राजनीति की और किसान आंदोलन में भी एक बड़ा चेहरा रहे हैं। अपनी आवाज़ बुलंद करते रहे हैं, मजलूमों के साथ खड़े रहे हैं और कह सकते हैं सरकार पर एक बड़ा लगातार गलतियों पर एक बड़ा प्रहार करने के लिए बड़ी आवाज़ मानी जाती है। इज्जत देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हालांकि मैं उतना काबिल नहीं हूँ, मैं एक साधारण सा इंसान हूँ और बस हाँ इंसानियत में विश्वास रखता हूँ। और जहाँ भी मुझे लगता है कि सरकार कुछ गलत कर रही है, देखिए सरकार का जो मुख्य कर्तव्य है वो है आम आदमी की बुनियादी सुविधाओं को पूरा करना। ठीक है, रोटी कपड़ा मकान ये हमारी बुनियादी सुविधाएं हैं और ये बुनियादी सुविधाएं मुहैया कराना ये हर सरकार का काम होना चाहिए, चाहे कांग्रेस की सरकार हो, भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो या किसी भी पार्टी की। अब समस्या ये हो जाती है कि सरकार जब तक सत्ता में नहीं होती, अगर हम भारतीय जनता पार्टी की बात करें, ये 2013 से पहले जो चीज़ें कहते रहे, लोगों को अच्छा लगा कि हाँ साहब कुछ नया राजनीति में कुछ परिवर्तन होगा, कुछ क्रांतिकारी बदलाव होंगे, मोदी जी एक बढ़िया चेहरा बन के आए, लोगों को लगा कि हाँ साहब ये हो सकता है युग परिवर्तक हो। क्योंकि इस तरीके की जो राजनीति में परिवर्तन है ये होते रहे हैं। भारतीय राजनीति की हम बात करें तो इससे पहले लोकनायक जयप्रकाश ने 70 के दशक में आंदोलन किया था और उसके बाद बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ था भारतीय राजनीति। तो ऐसा लगा कि शायद मोदी जी युग परिवर्तक साबित होंगे। लेकिन जैसे जैसे समय गुजरता गया, 2014 में जनता ने इनको सिर माथे पे रखा, सत्ता में आए, हम सब लोगों ने वोट किया और मुझे लगता है हर आदमी ने जाति धर्म से ऊपर उठ के इनको सर माथे पे लेके सदन में पहुंचाने का काम किया। ये प्रधानमंत्री बने, लोगों के बीच में खुशी की लहर आएगी। साहब अब अच्छे दिन वाकई आ जाएंगे, विदेशों से काला धन आ जाएगा, सब ताकते रहेगी। साहब अकाउंट में 15 लाख आ जाएंगे, अब आएंगे अब आएंगे। अब 8 साल हो गए, 15 लाख भी नहीं आए। युवा ये ताकते रह गए कि साहब रोज़गार आएगा। हर साल इन्होंने 2 करोड़ रोज़गार देने की सुनिश्चिति की थी और तकरीबन अब 8 साल हो गए हैं तो 16 करोड़ रोज़गार वो भी कहाँ गए इनका कोई पता नहीं। और रोज़गार मिलना तो दूर की बात है, सरकारी आंकड़े ये कह रहे हैं कि 12 से 13 करोड़ लोग बेरोजगार हो गए हैं इन 8 सालों में। 2 बातें हो गई। तीसरा एक जो बहुत बड़ा तबका था वो था किसानों का। इन्होंने 2013 में, ये 2011 में एक कमेटी बनी थी, तमाम मुख्यमंत्री उसमें शामिल थे और उस कमेटी के ये सभा चेयरमैन हुआ करते थे और वो कमेटी थी एमएसपी कैसे लागू की जाए। और इनका ये एक मुद्दा था किसानों की आय डबल करेंगे एमएसपी लगा के। तो तकरीबन 8 साल हो गए,
किसान आंदोलन में क्या हालत रही आपने देखा। 700 से ज़्यादा हमारे किसान साथियों की शहादत हुई। उसके बाद सरकार को माफ़ी मांगनी पड़ी, तीनों जो काले कानून थे वो वापस लेने पड़े, और फिर ये कह के आंदोलन ख़त्म किया गया कि किसान अब हट ना करें। जो तमाम बाकी जो मुद्दे हैं MSP के और जो लोगों के ऊपर मुकदमे हुए हैं उसका हो, या फिर बढ़ती हुई बिजली के बिल का हो, तो इन 4-5 जो अहम मुद्दे थे इन पे एक कमेटी बना लो साहब, और महीने भर के भीतर इसका निस्तारण होगा। 15 दिसंबर को ये तमाम जो आंदोलन के ये सारी चीज़ें ख़त्म हुई, किसान अपने अपने घर को रवाना हो गया, और ये तय हुआ कि 15 जनवरी को संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक होगी और तब तक शायद सरकार समाधान निकाल लेगी। सरकार की कान पे जूं नहीं रहेगी, सरकार ने कुछ नहीं किया, सरकार चुनावी मोड पे आ गई। तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है ये भी चुनावी जुमला था। कल विश्वासघात दिवस मनाया गया, किसानों के साथ जो फरेब किया। तो ये तमाम चीज़ें, ये तमाम सिनेरियो है, बताने को तो बहुत कुछ है, लेकिन किसान फिर आंदोलन करेगा, वापसी होगी विवादित बॉर्डर पे। फिलहाल तो एक बहुत बड़ा आंदोलन उत्तर प्रदेश की सियासत में चल रहा है। देखिए, प्रधानमंत्री जी उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और जो मणिपुर है उसकी बात नहीं करते हैं, क्योंकि उन चारों जगह ये एक तरफा हार रहे हैं। उन चारों जगह इन्होंने पहले ही सरेंडर कर दिया है, चारों जगह ये कहीं भी रेस में नहीं है। तो इसी वजह से प्रधानमंत्री जी उन 4 राज्यों की बात नहीं करते हैं। उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा राज्य है, आपने जो बात कही मैं उससे पूरी तरीके से सहमत हूँ कि यहीं से केंद्र की राजनीति होके जाती है। और इसमें एक और बहुत टेक्निकल एक पॉइंट है जिस पे शायद बहुत कम लोग अभी गौर कर रहे हैं कि साहब जुलाई में राष्ट्रपति का चुनाव होना है, और अगर भारतीय जनता पार्टी को या माननीय मोदी जी को राष्ट्रपति बनाना है अपने किसी कैंडिडेट को, उम्मीदवार को, तो उसके लिए इन्हें उत्तर प्रदेश से कम 200 से 250 सीटें चाहिए होंगी। तो ये और इनके लिए एक प्रतिष्ठा का विषय रहा है, क्योंकि मोदी जी पिछले 7 से 8 साल में हर बात को अपनी प्रतिष्ठा से जोड़ देते हैं। नोटबंदी गलत फैसला था, लेकिन प्रतिष्ठा का प्रश्न था तो वो वापस नहीं लिया गया। GST गलत फैसला था, वही बात वही प्रतिष्ठा मोदी जी की दांव पे लग गई तो वापस नहीं ली गई। हज़ारों छोटी बड़ी कंपनियां बंद हो चुकी हैं। NRC CA का तो आपको मालूम ही है साहब, वो भी इनकी प्रतिष्ठा का विषय है, तो उस पर भी मामला ठंडे बस्ते में है। हाँ, किसान आंदोलन में ज़रूर इनकी नाक कटी है, कहीं ना कहीं इनका कद नीचा हुआ है। वो नीचा क्यों हुआ? क्योंकि उत्तर प्रदेश का चुनाव है, और जो आपने बाकी तमाम बात नहीं, देखिए तपस्या तो भंग नहीं की, हाँ इनका गुरूर जरूर तोड़ा है। तपस्या तो तपस्वी की भंग की जाती है, और मोदी जी कहाँ तपस्वी हैं साहब? मोदी जी की तपस्या सिर्फ सत्ता के लिए रही है। इनकी कथनी करनी में हमेशा फ़र्क रहा है साहब, और वो फ़र्क जनता ने देख लिया। 2000 फ़कीर हमारे फ़कीर ऐसे हैं साहब कि 8000 करोड़ के तो एरोप्लेन से चलते हैं, 10-10 लाख के सूट पहनते हैं, सिर्फ करोड़ों रुपया तो उनके मेकअप और साज सज्जा में जाता है जो महीने का। ये सरकारी आंकड़े हैं साहब, मेरे बनाए हुए आंकड़े, आपके बनाए हुए आंकड़े नहीं है। महीने का इनका करोड़ों रुपए का खर्च है, 60-70 करोड़ रुपए का सिर्फ इनका जो है, जो चेहरा मोहरा इसका खर्च है। और जो इनके बोलने की बात है, जो लोग एक समय पे मुरीद हुआ करते थे ना कि मोदी जी बोलते बहुत बढ़िया हैं, तो वो कलई भी इनकी 15 दिन पहले खुल चुकी है कि वो खुद नहीं बोलते हैं, उनसे बुलवाया जाता है। और जिस मशीन के जरिए उनसे बुलवाया जाता था उस मशीन को टेलीप्रॉम्प्टर कहते हैं। और लगभग 90% जनता टेलीप्रॉम्प्टर क्या है ये उस 15 दिन से पहले नहीं जानती थी। शायद आपने भी वो शब्द ना सुना हो, मैंने भी नहीं सुना था। मुझे ही उस दिन पता लगा कि साहब टेलीप्रॉम्प्टर नाम की भी कोई एक शब्दावली है जिसको हमारे माननीय मोदी जी 8 साल से इस्तेमाल करते रहे। तो मोदी जी इस समय जो है वो एक रोबोट की तरह है। अब इसमें भी साहब विपक्ष की साजिश, मैं इसी बात पे आने वाला था कि जो पिछले 5 साल थे मोदी साहब के, माननीय प्रधानमंत्री जी के, वो 5 साल इन्होंने विपक्ष की साजिश बता के निकाल ली है। आप सत्ता में हैं साहब, सवाल आपसे होगा। राहुल गांधी जी से, सोनिया गांधी जी से, कांग्रेस से, नेहरू जी से, महात्मा गांधी से सवाल नहीं होगा। आप हर जगह नेहरू जी की गलती निकालते रहे पिछले 5 साल, और जब आप विदेश में जाते हैं, UN में कोई बैठक होती है, वहाँ जाते हैं, तब आपको उन्हीं नेहरू जी के विज़न की तारीफ़ करनी पड़ती है। आप 2 अक्टूबर को या अभी 30 जनवरी को आप गोडसे जिंदाबाद के ट्विटर पे ट्रेंड चलाते हैं।
जेएनयू जैसी जगह में आप गोडसे की मूर्ति लगवाना चाह रहे हैं। गोडसे को मानने वाले लोग हैं, आपकी मीडिया के जो प्रवक्ता लोग हैं, जो आपके पैनलिस्ट हैं, प्रवक्ता हैं, ये न्यूज़ चैनल्स पे जाके गोडसेवादी विचारधारा का प्रचार प्रसार करते हैं, लेकिन जब विदेशों में जाते हैं तो आपको गांधी जी का सहारा लेना पड़ता है। तो ये फ़र्क है, इनकी कथनी करनी में फ़र्क है और इस फ़र्क को जनता बखूबी देख रही है। जनता के जहन में ये चीज़ें अब धीरे धीरे आ चुकी हैं। इनसे साहब युवा भी परेशान हो गया, इनसे महिलाएं भी परेशान हो गई। जो आप बात कर रहे थे, अभी तमाम बातें चल रही हैं कि साहब महिला सुरक्षा के लिए बेटी बढ़ाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ, ये तमाम नारे जो चल रहे थे सब किताबी नारे बातें हैं। आज बिहार की एक वीडियो देख रहा था, एक बहुत बड़े पत्रकार हैं उमाशंकर सिंह जी शायद, तो उन्होंने ट्विटर पे एक वीडियो डाला है, आपने भी देखा होगा। बिहार का एक शेल्टर हाउस जिसमें मासूम बच्चियाँ 10 साल 8 साल से लेके 14-15 साल की जो मासूम बच्चियां हैं, उस बालिका गृह में उनसे देह व्यापार करवाया जाता है। और ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि बिहार में किसकी सरकार चल रही है। पिछले 10, 15, 16 साल से डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी और जदयू की सरकार चल रही है। तो ये सिर्फ बिहार की कहानी नहीं है। जहाँ जहाँ भी भारतीय जनता पार्टी राज्य में सरकार में है, वहाँ महिलाओं के साथ दुराचार की घटनाएं, युवाओं की बेरोजगारी की समस्या और किसानों की एमएसपी की समस्या।